आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एससीसीपी के फंक्शन में एक लफ्ज है मुदारबा। कंपनी के साथ वो मुदारबा को भी मैनेज करता है। वो सिर्फ नाम की हद तक आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। इससे आगे मजीद कोई भी चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मुदारबा के हवाले से आपने मजीद कुछ भी नहीं सोचना। जैसे अनलिमिटेड कंपनी के बारे में आपने मजीद कुछ भी नहीं सोचना, उसी तरह मुदारबा के बारे में नहीं। इस तरह कुछ और भी कंसेप्ट्स आएंगे जो सिर्फ बराए नाम हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए, ना ही हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ये टर्म यूज हुई है पहले, ये बताइए जी। स्पेशल कहाँ यूज हुई मुझे देखा। हाँ, ये अभी हम शेयर्स वाले कैपिटल में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस हम स्टडी करेंगे इसको अपने शेयर्स वाले। फिलहाल ये बता देता हूँ आपको। प्रॉस्पेक्टस तो आपको पता चल गया क्या है। जब जनरल पब्लिक से हमने शेयर इशू करने हैं, जनरल पब्लिक और पैसे इकट्ठे करने हैं, तो जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उनको इनवाइट करने के लिए कि आप आइए और हमारे शेयर्स खरीदिए, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, लेकिन सम टाइम लाजमी नहीं है क्योंकि पब्लिक कंपनी हमेशा प्रॉस्पेक्टस इशू करके ही पैसे इकट्ठे करे, शेयर इशू करे। वो हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से को शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे कर ले, वो भी तो कर सकते हैं ना। प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू पैसे इकट्ठे कर सकती है, शेयर वगैरह इशू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी के पास दोनों ऑप्शन होती हैं। वो जनरल पब्लिक को भी शेयर इशू करके और फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी। जनरल पब्लिक को अगर शेयर इशू करने हैं तो वो इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, लेकिन अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली को इशू करने हो तो वो प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करती। इसकी जगह पे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इन ल्यू का मतलब है इंस्टेड ऑफ, उसकी जगह पे, उसकी बजाय। तो वो प्रॉस्पेक्टस की बजाय स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करती है। किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको जी। और कोई क्वेश्चन? एक्सटेंड टाइम टू होल्ड एजीएम। भाई अगर एजीएम कंडक्ट करवानी है, इंतजामात मुकम्मल नहीं है, क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कितने दिन की? 1 महीने की। किससे? डिपेंड करता है कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी है तो क्या करेंगे? एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनलिस्टेड है तो अगर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक कंपनी, तो दोनों मेंशन करेंगे, दोनों मेंशन करेंगे। ठीक है जी, भैया क्लियर हो गया क्वेश्चन जी। प्राइवेट कंपनी की मीटिंग को कौन अटेंड करता है? कौन सी मीटिंग? प्राइवेट कंपनी की मीटिंग्स को एक्सटेंड कौन करता है? देखिए, उसमें हम अनलिस्टेड वाला रूल ही लगा देंगे कि वो रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन करवाई जा सकती है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? सब समझ आ गया? इतनी आसानी से ला समझ आना नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है कि समझ आ रही है ना कंसेप्ट क्या डिस्कस। चलिए ठीक है, जैसे आप कहते हैं मान लेते हैं। एक तो फंक्शन है, मैं चाह रहा हूं क्विक राउंड अप कर ले हम फंक्शन का 4-5 मिनट में। टाइम है हमारे पास, आज खुला टाइम है। रेगुलेटर्स 3, रजिस्ट्रार, एससीसीपी कोड। अब मैं रैंडमली आपसे पूछता हूं, एक कंपनी ने मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवाना है, किसके पास जाए? उसको चेंज करवाना है। अच्छा, चेंज इस वजह से करवाना है कि नेम चेंज करना है? गलत। नेम चेंज करने के रजिस्ट्रार। लेकिन अगर नेम में कोई ऐसा लफ्ज है जिसके लिए इजाजत की जरूरत है, एससीसीपी। अच्छा, अगर कैपिटल क्लास उसमें चेंज करवानी है, एससीसीपी की पावर में लिखा हुआ है कैपिटल क्लास के लिए, रजिस्ट्रार के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करा, फिर पहले एससीसीपी से जाके इजाजत लेनी है, फिर वापस रजिस्ट्रार के पास आके नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट जरा स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा।
जी। अच्छा, अगर हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है, रजिस्ट्रार। अच्छा, और अगर एजीएम में एक्सटेंशन चाहिए, वो डिपेंड करता है लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, रजिस्ट्रार के किसी फैसले के खिलाफ हमें एतराज है, कमीशन के फैसले के खिलाफ एतराज है, कोर्ट, ठीक है। और डायरेक्टर्स ने अगर, हाँ ये अहम क्वेश्चन, डायरेक्टर्स ने अगर लोन ऑब्टेन करना है, अप्रूवल एससीसीबी से चाहिए। अच्छा बताइए, कोर्ट किन केसेस में, कोर्ट किन केसेस में, ये कोर्ट वाला पॉइंट पढ़ लिया हुआ ना हमने। अच्छा, कोर्ट के पास हम जाते हैं ना, तो नॉर्मली हमारा मकसद क्या होता है, कोर्ट का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। हमारा एक लॉ होता है क्रिमिनल लॉ, जैसे 302 का, 420 का, ये क्रिमिनल लॉज होते हैं, उनको हम डील नहीं करते कभी भी अपने इस क्लास में। पूरे सीए में क्रिमिनल लॉ डील नहीं, वो एलएलबी में पढ़ाया जाता है। सिविल लॉ डील करता है, सिविल लॉ डील करता है लोगों के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज से, ठीक है। जैसे अगर बंदों का, कुछ लोगों का आपस में डिस्प्यूट है, किसी ने जुर्म नहीं किया लेकिन उनका आपस में डिस्प्यूट है, वो सेटल नहीं हो रहा, तो कोर्ट से कॉन्टैक्ट रुजू करते हैं, अदालत से, जो कि वो हालात के मुताबिक फैसला करते हैं। नॉर्मली जब हम अदालत से रुजू करते हैं तो हमारा, अगर हमने फर्ज कीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी एक चीज आप दूसरी पार्टी के साथ मैंने इस प्राइस पे बाय करनी है, अब उस चीज की कीमत बढ़ गई, पार्टी मुझे सेल नहीं कर रही, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा। पहला काम मेरा क्या हो सकता है कि मैं, ये कंसर्न मैंने पढ़ाया तो नहीं वरना इससे पहले, पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, मैं कोर्ट से को, सर आप मुझे जितना नुकसान हुआ है ना, इससे वो मुझे पैसे लेके दीजिए, इसे कहते हैं डैमेजेस, मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। बाज़ औक़ात जो मॉनिटरी अमाउंट होती है वो सफिशिएंट कंपनसेशन नहीं होती कुछ केसेस में, तो उन केसेस में हम कोर्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस बंदे से कहिए कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था वैसे ही करे। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्री किया था, याद रखिए, या तो वो एग्री किया होता है टू डू समथिंग, या एग्री किया होता है नॉट टू डू समथिंग। जैसे अगर मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, भाई आप बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आप इस तरह कीजिए, हमारा कॉलेज है, आप हमारे कॉलेज में आके पढ़ाइए, एग्रीमेंट कीजिए कि आप हमारे कॉलेज में आके पढ़ाएंगे, ये एग्रीमेंट लाता है। या ये एग्रीमेंट कि आप हमारे कॉलेज के अलावा और किसी जगह नहीं पढ़ाएंगे, ये लाता है। एक है एग्रीमेंट टू डू समथिंग, एक एग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। अगर ये एग्रीमेंट टू डू समथिंग था और नहीं पढ़ाते मेरे कॉलेज में आके, तो मैं कोर्ट में जाके कहूंगा सर इनसे कहिए कि ये वो काम करे जो एग्री हुआ था। और अगर एग्री ये हुआ था कि ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे और ये किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देता है, मैं कोर्ट में जाके क्या कहूंगा कि सर इससे कहिए कि ये काम ना करे जैसा कि एग्री हुआ था। तो कोर्ट में हम या तो कंपल्सरी डैमेजेस क्लेम करते हैं, या कोर्ट को कहते हैं कि सर बाय एग्रीमेंट जो तय हुआ था कहा जाए कि वो पार्टी करे या ना करे, ठीक है। अब जब कंपनी लॉ में हम कोर्ट के पास जाते हैं, डैमेजेस क्लेम करने नहीं जाते, पैसे लेने नहीं जाते, और नॉर्मली हमारे सिलेबस की हद तक हम कोर्ट इस काम के लिए भी नहीं जाते कि ये कहें सर इनसे कहें कि ये काम करें, बल्कि जो काम किया गया होता है और वो गलत है, कोर्ट से कहते हैं कि इनको मना कीजिए कि वो काम ना करें और उस काम को रिवर्स कर दें। तो यहां पे जो आप 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ी ना कोर्ट वाली, इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी कि कंपनी ने कोई ना कोई काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और हम कोर्ट जाके कहते हैं सर इसको नल एंड वाइड करार दें। जैसे कंपनी ने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स सही कंडक्ट नहीं करवाया, इरेगुलरिटी है, कोर्ट में जाके कहेंगे सर इसको नल एंड वाइड करार करें। जनरल मीटिंग और उसकी प्रोसीडिंग में प्रॉब्लम है कि मुझे नोटिस वगैरह नहीं मिला या कोई और इशू की वजह से, तो हम जाके कहेंगे सर इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए। शेयर होल्डर के राइट्स वेरी किए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड है, कोर्ट में जाके क्या कहेंगे सर ये जो रेजोल्यूशन है इसको नल एंड वाइड करा दें। अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं पूछा, दूसरा जो सेक्शन था उसमें स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सर ये रेजोल्यूशन क्या होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया रेजोल्यूशन क्या होती है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन का कहा था, सुन ले रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन कहते हैं डिसीजन को, फैसले को, ठीक है। लॉयर आपको बताया कुछ टर्म्स ऐसी होते हैं लॉयर्स की फेवरेट होती है, जैसे वो जिस बंदे को भी पैसे अदा करने हो लॉयर उसे क्या कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, क्रेडिटर।
जो भी असासा जात हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। लीगल लैंग्वेज में आपकी बाइक या आपकी गाड़ी भी प्रॉपर्टी है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, लीगल लैंग्वेज में ऐसा है। अकाउंटिंग में क्रेडिटर का मतलब कुछ और है, लॉ में क्रेडिटर का मतलब कुछ और है। तो नॉर्मल जुबान में हम जिसको कहते हैं डिसीजन, लीगल लैंग्वेज में उसके लिए वर्ड यूज होता है रेजोल्यूशन। लॉयर्स को ये पसंद है, तो हमने कभी जिंदगी में डिसीजन का वर्ड यूज नहीं करना, रेजोल्यूशन का वर्ड हमेशा यूज करना है लॉ में। रेजोल्यूशन का मतलब फैसला। अब फैसला डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी होता है, फैसला शेयर होल्डर्स की मीटिंग में भी होता है, मेंबर्स की मीटिंग में। इसका मतलब रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी पास होती है, रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग में भी पास होती है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होती है ना, वो होती है सिंपल मेजोरिटी की बेस पे। सिंपल मेजोरिटी किसको कहते हैं भला? मोर देन 50% को। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी मामलात पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक स्पेशल मामलात पे स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी मामलात पे जो रेजोल्यूशन पास होगी वो होती है सिंपल मेजोरिटी की बेस पे, मोर देन 50% की बेस पे। और स्पेशल मामलात पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है वो होती है 3/4 मेजोरिटी की बेस पे। 3/4 मेजोरिटी का रफली मतलब पता है क्या है? रफली 75%। और सिंपल मेजोरिटी का रफली मतलब क्या है? मोर देन 50%। तो रेजोल्यूशन का मतलब समझ आ गया? डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारी रेजोल्यूशन किस बेस पे होंगी? हाँ, ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स की मीटिंग के लिए है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती, सारे मामला सिंपल। यानी ज्यादातर डायरेक्टर जो काम कहेंगे, जो फेवर करेंगे वो काम हो जाएगा। मेंबर्स की मीटिंग में जो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स हैं, वो कैसे तय पाएंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बेस पे। यानी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ने जिस तरह फैसला दे दिया। और मेंबर्स की मीटिंग में जो स्पेशल बिजनेस मैटर्स हैं, स्पेशल मैटर्स हैं, वो किस तरीके से? स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब रफली 3/4 मेजोरिटी, यानी रफली 75%। ये रेजोल्यूशन क्लियर हो गया? अच्छा, वेरी करना मीन चेंज करना, वेरिएशन, अल्टरेशन, किसको? शेयर होल्डर राइट्स को। शेयर होल्डर के राइट्स कौन कौन से होते हैं? राइट टू वोट, राइट टू अटेंड एजीएम, राइट टू वोट एट एजीएम। एजीएम भाई सिर्फ पैसे, सबसे बड़ा राइट तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये काफी नहीं था। बाज़ औक़ात इंसान कहता है यार डिविडेंड पैसे बहुत है, मैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहता हूं। तो एजीएम में जाना, जनरल मीटिंग में जाना, वहां पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, वहां पे वोटिंग कास्ट करना, ये भी शेयर होल्डर्स के राइट्स में शामिल है। अब फर्ज कीजिए इन भाई ने एक शेयर लिया और इनका राइट क्या है? एक शेयर पे एक वोट मिलेगा मीटिंग में। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं एक क्लास के कह ले, इन्हें क्लास 1 कह ले, क्लास A कह ले, इन सब का एक शेयर का एक वोट। पैसों की जरूरत पड़ी, डायरेक्टर ने शेयर होल्डर से कहा सर नया प्रोजेक्ट लगाना है, पैसे लाए। उन्होंने कहा पैसे तो कोई नहीं हमारे पास, जितने पैसे थे ऑलरेडी लगा चुके। बैंक के पास गए, सर लोन चाहिए, आप ऑलरेडी लोन दे चुके हैं, वो वापस कराएं। डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, अब तक प्रोजेक्ट में पैसे लगा चुके हैं, मजीद पैसे कोई इन्वेस्टर देने को तैयार नहीं है, तो अगर मजीद पैसे ना आए पिछले पैसे भी डूब जाएंगे, कंपनी तबाह हो जाएगी। उन्होंने एक दूसरे शेयर होल्डर से राब्ता किया, कहा सर हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ये रिस्की बिजनेस है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर ने कहा सर ऐसा कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको एक इंसेंटिव देते हैं। क्या? अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके राइट्स हैं एक शेयर का एक वोट, आपको एक शेयर के 2 वोट दे देते हैं, डबल राइट्स हो जाएंगे आपके। उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लास A के शेयर होल्डर को राजी कर लेंगे? उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी, हम क्लास A के शेयर होल्डर, सर दूसरी क्लास के पैसे देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो मांग रहे हैं एक शेयर के ऊपर 2 वोट। तो कहेंगे नहीं नहीं हम बैठे बैठाए हमारी पोजीशन आधी रह गई। कहेंगे सर सोच लें, आधी पोजीशन फिर भी बेहतर है 9 पोजीशन से, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे ना लगाए ना तो बिल्कुल ही कंपनी डूब जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा यार बुला लो उनको, लेकिन कुछ जरा बाद में चक्कर चलाना,
कल चढ़ाएंगे कुछ चक्कर। पैसे ले लिए, इनके राइट्स क्या हैं? पहला कंसर्न मुझे ये बताएं यहाँ पे रुक के, क्या एक कंपनी की डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं? हो सकते हैं। जरूरत के मुताबिक क्या उनके राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं? हो सकते हैं। पैसे आगे, प्रोजेक्ट चलाए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, पैसे काफी है कंपनी के पास, अब क्या करें? अब क्या फैसला किया गया? फैसला अब ये किया गया कि ये सारे शेयर होल्डर्स ने आपस में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास की। क्या रेजोल्यूशन पास की? कि क्लास बी के जो शेयर होल्डर्स हैं इनके राइट्स को वेरी कर दिया जाए। इनके राइट्स को एक शेयर 2 वोट नहीं बल्कि एक शेयर 1 वोट कर दिया जाए। इन्होंने कानून के मुताबिक तो रेजोल्यूशन जो भी 3/4 से या सिंपल मेजोरिटी से पास होनी थी पास करवा ली। राइट्स वेरी हो गए। क्या राइट्स वेरी हो सकते हैं? एक दफा डिसाइड हो जाए राइट्स, क्या बाद में वेरी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये वाले क्लास बी के शेयर होल्डर कहेंगे बैठे बैठे हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो जरूरत के वक्त काम आए थे, तब जरूरत पूरी हुई तो इन्होंने हमारे राइट्स वेरी कर दिए। क्या इनके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? कोर्ट के पास जाएंगे और क्या कहेंगे, सर ये जो रेजोल्यूशन पास की है, अब मैं इसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, रेजोल्यूशन पास की है टू वेरी शेयर होल्डर्स राइट्स, इस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया जाए, नल एंड वाइड करार दे दिया जाए। क्या कोर्ट नल एंड वाइड करार दे देगा, कैंसिल कर देगा? यस, लेकिन कुछ हालात का जायजा लेके, सिर्फ इनके कहने पे नहीं कर देगा। वो देखेगा वाकई इनके साथ जाती हुई है कि नहीं, वाकई इनके राइट्स को वेरी करते हुए इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इनको नुकसान पहुंचाया गया। अगर ऐसी बातें हैं कोर्ट नल एंड वाइड कर देगा। तो हम कोर्ट के पास कोई ना कोई चीज कैंसिल करवाने के लिए जाएंगे हमेशा। कोई ना कोई चीज किस लिए जाएंगे? कोई ना कोई कैंसिल करवाने के लिए। कभी हम डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैंसिल करवाने जाएंगे, कभी जनरल मीटिंग या उसमें जो फैसले हुए हैं उनको कैंसिल करवाने जाएंगे, कभी जो शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी हुए हैं उनको कैंसिल करवाने जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये थी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किसको कहते हैं? जनरल मीटिंग कहते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग को। देखिए जी, जनरल मीटिंग के फैसले ये हम जनरल मीटिंग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये जहन में रखिए कि कंपनी को चलाने वाले दो बड़े लोग कौन से हैं? डायरेक्टर्स और मेंबर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर मेंबर्स की मीटिंग को लॉ ने कहा है कि कुछ अक्सर फैसले डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में करेंगे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होंगे जो मेंबर्स अपनी जनरल मीटिंग में करेंगे। और यहां पे एग्जामिनर का फेवरेट टेस्टिंग शुरू होती है। क्या? वो मिक्स करवाता है। वो कहता है मामला इस मीटिंग वाला होता है, कहता है मेंबर्स के पास अलग है, बताओ कर सकते हैं कि नहीं। मामला जनरल मीटिंग में डिस्कस करने वाला होता है, वो कहता है डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला ली, बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है, ये सिर्फ हमने जहन में रखना है कि जब किसी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, हमने अथॉरिटीज को मिक्स नहीं करना, टाइप ऑफ कंपनी को मिक्स नहीं करना, डेज और परसेंटेज को मिक्स नहीं करना। ये 3 काम नहीं करेंगे ना, आधा लॉ आपका पास है इंशाल्लाह, आधा लॉ। क्योंकि एग्जामिनर कमेंट्स ये कहते हैं कि ज्यादातर गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो इन 3 एरियाज में करते हैं। स्टार्ट में इसलिए बता दिया ताकि आप शुरू से ही अपनी गलती पे काबू पा लें। इसके बाद हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट की तरफ। वो आखिरी कंसेप्ट क्या है? वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कि अगर कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल होंगे कि अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहें एससीसीबी के पास, रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें हम इस काबिल होंगे, स्टिल हमने ये काम नहीं करना। ठीक है, हमने ये काम नहीं, क्योंकि ये हमारे करने वाला काम नहीं है। ठीक है, ये तो हम वकील से करवाएंगे। ठीक है, ये तो हम वकील से करवाएंगे जो के स्पेशलिस्ट है इस काम के, क्योंकि हमें काम करना है दूसरे बड़े वाले काम। अगर हम इन छोटे छोटे कामों में अपना टाइम लगाना शुरू कर देंगे, बड़े काम कौन करेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि फिर अगर काम हमने वकील से ही करवाना है तो हमें खुद क्यों ये सीखने की जरूरत है। इसलिए कि अगर आप खुद काम करना आपको आता होगा तो आप दूसरों से बेहतर तरीके से काम करवा सकेंगे।
ये ना हो कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो भी डिफेक्टिव है वो सबमिट करवा के कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, लॉयर आपसे कहे सर मेरी फीस दे दें, और फीस ले जाए बाद में मसले भुगतने के लिए आप रह जाए। तो आपको पता हो कि कंक्लूसिव एविडेंस यानी फाइनल एविडेंस क्या है, सबूत क्या है इस चीज का कि कंपनी रजिस्टर हो गई है। उसके लिए आप ये कंसर्ट पढ़ेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बाद हम कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे हम नहीं। धक्के खाने के लिए वकील बैठे होते हैं, हम उनको कहेंगे 2-4 हज़ार में हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने उसको सबमिट करवानी है और उसने हमें देनी है। स्टेप नंबर 1, कुछ लोग दोस्त बैठे होते हैं आपस में फारिग, वो कहते हैं यार क्यों ना कोई कंपनी रजिस्टर करवाई जाए। वो कहते हैं बिल्कुल अच्छा आइडिया है, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। जैसे ही उन्होंने फैसला किया ना कि हमने कंपनी रजिस्टर अभी करवाई नहीं, अपना माइंड बनाया कि हमने कंपनी रजिस्टर करवानी है और जरूरी स्टेप्स लेने हैं इसके लिए, उनको हम कह देंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए जरूरी स्टेप्स लेते हैं, प्रमोटर्स हो गए। प्रमोटर्स अब क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर इसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी जब हो चुकी होंगी, उनकी तरफ से रजिस्ट्रार कहेगा सॉरी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपने नाम सही नहीं रखा होगा। अब देखिए, बजाय ये कि सारा काम करने के बाद हमें पता चले नाम ठीक नहीं रखा हुआ, पहले से ही नाम फाइनल ना करवा ले उससे कि भाई ये नाम रखने लगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? बताइए, नाम पहले ही रिजर्व करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ही डिसाइड हुआ कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, प्रमोटर्स क्या करते हैं? प्रमोटर्स नेम रिजर्व करवाते हैं। नेम रिजर्व करवाने की जरूरत किस लिए पड़ती है? इसलिए कि लॉ ये कहता है कि जो कंपनी है उसमें ये खुली इजाजत नहीं होती कि जो मर्जी नाम रखे। नेशनल पर्सन में तो जो मर्जी नाम रखे, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कुछ पाबंदी है। जैसे आप कुछ नाम ऐसे हैं जो आप रख ही नहीं सकते, कुछ नाम ऐसे हैं जो आप रख सकते हैं लेकिन परमिशन के साथ। तो अगर इस तरह का कोई नाम आपने रख लिया तो वो फौरी तौर पे कंपनी रजिस्टर नहीं करता। हम इसलिए पहले एक शुभ सा नाम रख लेंगे कंपनी का, और उसके बाद रजिस्ट्रार को जाके कहेंगे सर हमारा नाम रिजर्व कर दें। अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार को। किस लिए? नाम रिजर्व कर दें। रजिस्ट्रार मैक्सिमम 60 डेज के लिए नाम रिजर्व कर देगा। इसका मतलब यह हुआ जिस वक्त हमने नाम रिजर्व करवाया उसके 60 दिन के अंदर अंदर हमें कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, वरना 60 दिन बाद वो नाम रिजर्व नहीं, वो ओपन, वो दूसरों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। नाम रिजर्व करवा लिया। अगर कोई नाम है अच्छा सा नाम, लेकिन रजिस्ट्रार कहता है मैंने रजिस्टर नहीं करना, किसके पास जाएं? एससीसीपी के पास। ठीक है, अब वो जो पहले कंसर्ट पड़ा हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता काम आना शुरू होंगे हमारे। एससीसीपी के पास जाएं, कमीशन के पास अपील फाइल करें, लेकिन कब? रजिस्ट्रार की रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर अंदर। रजिस्ट्रार की रिफ्यूजल के 30 दिन के अंदर अंदर कमीशन के पास है और उसे कहे सर ये नाम था, उसने रिफ्यूज कर दिया, अब आप फैसला कीजिए। कमीशन फिर जो भी फैसला कर दे वो फुल एंड फाइनल होगा, चाहे वो प्रमोटर के हक में फैसला कर दे चाहे रजिस्ट्रार के हक में। कमीशन का फैसला फुल एंड फाइनल होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्या नाम रिजर्व हो गया हमारा? चलिए, अब हमें यह तसल्ली हो गई, जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वगैरह हम लेके जाएंगे तो नाम की वजह से कैंसिलेशन नहीं होगी, किसी और वजह से भी हो सकती है, लेकिन बड़ा मसला हल हो गया हमारा, नेम रिजर्व हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, और एक है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, वो भी देते हैं कि जिसके साथ अगर आपने कोई रजिस्ट्रार ने खतो किताबत करनी है, इतला देनी है, तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एड्रेस पे। डॉक्यूमेंट्स फिर सुन लें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स। अच्छा, अभी तक आपको यह तो बताया गया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चलेगी, ये चीजें लिखी होती है। लेकिन इनके अंदर डिटेल में क्लासेस कौन कौन सी है ये भी नहीं बताई, सिर्फ आपको अभी तक जनरल आइडिया दिया है।
डिटेल इसके बारे में अभी नहीं बताई, वो आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सारे का सारा इन्हीं दो डॉक्यूमेंट पे बेस कर रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ज्यादा अहम डॉक्यूमेंट है, हर कंपनी के लिए जमा करवाना लाजमी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए जमा करवाना लाजमी नहीं है। ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनके लिए जमा करवाना लाजमी। अच्छा, अब यहां पे रुक के थोड़ी सी बात सुनो। कंपनीज की डिफरेंट टाइप्स है, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है। सर मुझे बताइए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी टाइप ऑफ कंपनी रजिस्टर होती होंगी? लिमिटेड बाय शेयर, करेक्ट, लिमिटेड बाय शेयर। तो फिर तो होना यह चाहिए था कि जो ज्यादातर कंपनीज हैं उनके लिए रिक्वायर्ड कर देते, उनके लिए रिक्वायर्ड कर देते, लेकिन उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बाकियों के लिए रिक्वायर्ड है। रीजन, एससीसीपी ने यह कहा कि आर्टिकल जो होते हैं ना, आर्टिकल मेमोरेंडम एक सफे का होता है, आर्टिकल जो होते हैं ना वो एक पूरा पलंदा होता है डॉक्यूमेंट्स का। उसने कहा हर नया आने वाला बंदा जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वो आर्टिकल्स बनाने बैठेगा, 2 महीने उसके देरी लग जाएंगे। तो क्यों ना हम इन्वेस्टर की आसानी के लिए काम करें, क्या एक जो एवरेज कंपनी के लिए आर्टिकल जरूरी होता है वो हम बना के अपलोड कर लेते हैं रेडीमेड फॉर्म में। जिस बंदे ने भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, रजिस्टर करवानी है, बजाय ये कि वो स्क्रैच से अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए, वो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड करे, पसंद आ जाए तो यही साथ जमा करवा दे, ना पसंद आए तो इसमें चेंज करके जमा करवा दे। और अगर वो कोई भी आर्टिकल सबमिट नहीं करवाता तो हम एज्यूम करेंगे कि इसे हमारे वाला जो आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल्स हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, इसे वही पसंद है और वही इसका आर्टिकल्स बन जाएगा। यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं। किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए रिक्वायर्ड है, अनलिमिटेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, लिमिटेड बाय शेयर के लिए रिक्वायर्ड नहीं। क्यों? अच्छा, इसका यह मतलब नहीं है लिमिटेड बाय शेयर का आर्टिकल्स होता ही नहीं, होता है, लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी आर्टिकल जमा नहीं करवाती तो फिर कौन से वाला आर्टिकल्स उसका माना जाएगा? जो मॉडल आर्टिकल्स है एससीसीबी की वेबसाइट पे। और अगर वो अपना आर्टिकल जमा करवा देती है लिमिटेड बाय शेयर, फिर कौन सा माना जाएगा? जो उसका अपना है। अगला क्वेश्चन, अगर आधा आर्टिकल्स उसने जमा करवा दिया, आधा नहीं करवाया, तो जो उसने अपना जमा करवाया हुआ है आर्टिकल, तो उसी उन चीजों के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर उसने अपना आर्टिकल जमा करवाया है, उन चीजों के ऊपर उसी का आर्टिकल अप्लाई होगा। बाकी चीजों के ऊपर वेबसाइट वाला मॉडल आर्टिकल्स। भी कुछ बात समझ आई? एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए मॉडल आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि एक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे, मिनिमम डायरेक्टर 3 होंगे। फर्ज कीजिए कोई पब्लिक कंपनी है, मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होंगे। कंपनी ने लिमिटेड बाय शेयर है, अपना आर्टिकल जमा नहीं करवाया, इसके मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? अपना आर्टिकल जमा करवाया और उसमें लिखा है मिनिमम डायरेक्टर्स 10 होंगे, तो इसके मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। ठीक है, यानी अपना आर्टिकल जमा करवाया, आधा या पूरा, जितना भी, तो उसके ऊपर वो प्रोविजन वही अप्लाई होगी जो उसके आर्टिकल्स में लिखी है। और अगर अपना आर्टिकल जमा नहीं करवाया तो जो मॉडल आर्टिकल्स में प्रोविजन लगी है इसके ऊपर वो अप्लाई होगी। ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो ये ना समझ, स्टूडेंट ये समझते हैं सर ये जो लिखा हुआ है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए आर्टिकल रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं, इसका ये मतलब उसका आर्टिकल्स ही नहीं होगा। अगर आर्टिकल्स होगा, रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर अप्लाई कौन सा होगा? आर्टिकल्स होना, आर्टिकल्स होगा जरूर, चाहे जमा करवाएं चाहे ना करवाएं। ये लाइन समझ आ गई? अब मेमोरेंडम आर्टिकल्स भी जमा करा, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, बयाने हल्फी जैसे कहते हैं। बयाने हल्फी होता है ना लीगल मामलात में, स्टाम्प पेपर पे जमा करवाते हैं। हम हल्फिया बयान देते हैं कि हमने कंपनीज एक्ट 2017 की जितनी भी रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस थी जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बारे में जरूरी थी, वो सारी की सारी पूरी कर दी हैं, हमने कोई गलत बयानी नहीं की।
और हम लीगल पर्पस के लिए कंपनी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। ये सारा बयान हल्फी देके प्रोमोटर्स चले जाते हैं किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, जिस सेकंड में प्रोमोटर्स ने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे साइन किया, साइन करने लाजमी होते हैं, साइन किया, साइन करने से पहले उन्हें कहते थे प्रोमोटर्स, साइन करने के बाद उन्हें कहेंगे सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब सिग्नेटरी, जिन्होंने साइन किया है। तो साइन होने के बाद हम उनके लिए लफ्ज प्रोमोटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सब्सक्राइबर। तो प्रोमोटर्स ने मेमोरेंडम, अब सुनिएगा, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस प्रिपेयर की, इसके ऊपर साइन किए और सब्सक्राइबर ने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा दी रजिस्ट्रार को। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, काम शुरू प्रोमोटर से हुआ था, एंड सब्सक्राइबर पे हो रहा है, भाई वो स्टेज दूसरी आ गई ना। क्लियर हो गया? रजिस्ट्रार जैसे ही मेमोरेंडम आर्टिकल्स आया, आंखें बंद करके रजिस्टर कर दे, क्या आंखें खोल के देखे भाई सही है कि नहीं है, सारी चीजें पूरी है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह लगी है फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रार जब इन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, अगर रजिस्ट्रार को लगे कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई है, तो वो मेमोरेंडम को रजिस्टर कर लेगा। मेमोरेंडम, वैसे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों को रजिस्टर करेगा, लेकिन एहतियातन मेमोरेंडम का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि बेबी कुछ केस में आर्टिकल्स हो, कुछ में ना हो। वो इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेगा। जब रजिस्टर कर लेगा तो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहले पढ़ा था, याद है? कंसेप्ट लिंक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। जिस सेकंड में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने सब्सक्राइबर्स के हवाले किया, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाथ में आने से पहले वो सब्सक्राइबर थे, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाथ में आने के बाद वो मेंबर बन गए, वो कंपनी के मालिक बन गए। क्योंकि उससे पहले वो मेंबर नहीं थे। क्यों मेंबर नहीं थे? कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी उससे पहले। जब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तो वो किसके मेंबर होते हैं? जब कंपनी एग्जिस्ट करना शुरू होगी तो वही सब्सक्राइबर मेंबर बन गए। अब ये देखें, ये लोग एक ही है, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम का फर्क है। प्रोमोटर्स है वही बनते हैं सब्सक्राइबर्स, और वही बनते हैं मेंबर्स। अच्छा, ये तो है गुड सिचुएशन। अब बताए बैड सिचुएशन। अगर रजिस्ट्रार को लगे डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव हैं, इसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर देगा, कहेगा सॉरी भाई, हमने डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव हैं, हमने इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं करना। रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देगा। अगर डॉक्यूमेंट्स डिफेक्टिव है, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा। ठीक है, यहां पे ये रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। अब प्रोमोटर्स के पास, सॉरी, सब्सक्राइबर के पास क्या ऑप्शंस हैं? दो। नहीं, डायरेक्ट एससीसीपी नहीं हो सकता, वाकई उनकी गलती हो, उन्हें साथी कार्ड की कॉपी लगाई तो सॉरी सर अभी लगा देते हैं। पहली ऑप्शन, अगर सब्सक्राइबर्स मुतमिन है कि वाकई हमारी गलती थी, वो डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करके दोबारा सबमिट कर देंगे। अगर सब्सक्राइबर्स कहते हैं नहीं नहीं हमारी गलती कोई नहीं थी, तो वो अपील फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के खिलाफ। किधर जाएंगे? कितने दिनों में? 30 डेज में। देखें, इधर भी 30 डेज अपील। इसका मतलब ये हुआ, मेरा कंसेप्ट ये बन रहा है कि अगर रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील करनी हो ना, तो स्टैंडर्ड टाइम 30 दिन का है, और जाना कमीशन के पास होता है, और कमीशन का फैसला फुल एंड फाइनल होता है। एग्जैक्टली वही प्रोविजंस इधर, एग्जैक्टली वही प्रोविजंस इधर। चलिए, ताकि एक दफा याद करें, दोनों कंसेप्ट हमारे कवर हो जाए। एक, अच्छा, अब कमीशन ने कहा ठीक है सर, वाकई रिफ्यूज नहीं होना चाहिए था, रजिस्ट्रार को कहेगा भाई इनको सर्टिफिकेट इशू कर दो, रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर देगा।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन के क्या कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर रजिस्ट्रेशन होगी? अप्लाई करना है रजिस्ट्रार को, उसने अपना स्पेसिफाइड फॉर्मेट बनाया होता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी जमा करवानी है? मेमोरेंडम, आर्टिकल, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। अगर ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं रजिस्टर कर देगा, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही रिफ्यूज कर देगा। रिफ्यूज कर देगा, सब्सक्राइबर के पास दो ऑप्शंस हैं, रिवाइज कर ले या अपील कर ले। क्लियर? आगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जब रजिस्टर किया जाएगा मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को, दूसरे लफ्जों में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर दिया जाएगा, तो इसका लीगल इफेक्ट क्या है? भाई लीगल इफेक्ट क्या होगा? बहुत आसान, प्रोमोटर सब्सक्राइबर्स बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे। सब्सक्राइबर अब सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे, बॉडी यानी एक कंपनी बन गई। बेसिकली एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। इसके बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल स्टेटस है, यानी जैसे ही मेमोरेंडम रजिस्टर हुए कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स मेंबर्स। इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, यानी अपनी स्टैंप होगी जिसको यूज करेगी कंपनी। ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था ना। वैसे बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी कॉर्पोरेट की होती है। क्लियर? और क्या होगा? सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे क्या? और जिनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। अगर वो लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड होता है अनलिमिटेड। जिन लोगों का नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि ये डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे, जैसे ही आर्टिकल्स रजिस्टर हो गए वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन गए। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर्स भी बन जाते हैं, यानी इनिशियल शेयर्स उनको इशू हो जाते हैं। फिर सुन लें, रजिस्ट्रार जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, इसका लीगल स्टेटस इफेक्ट क्या होगा? स्टेप नंबर 1, जितने भी वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, अपना सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील होगी। जितने भी सब्सक्राइबर्स थे वो क्या बन जाएंगे? और उनकी लायबिलिटी क्या होगी? जो मेमोरेंडम में लिखा है। अच्छा, अभी तक उन्होंने शेयर्स नहीं लिए थे। असल में मेमोरेंडम आर्टिकल्स में ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, इन्होंने लिखा होता है कि सर अभी तो हम शेयर होल्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कंपनी बन जाएगी, हम एज सून एज पॉसिबल हम में से एक एक बंदा इस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा। इस कंपनी के शेयर्स, ये उन्होंने वादा किया होता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, ये वादा किया होता है कि जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जो जो शेयर्स उन्होंने वादा किया हुआ था वो उनको अलॉट हो जाएंगे, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। लेकिन फिर एज सून एज पॉसिबल इन्होंने काम करना होगा। क्या? शेयर्स के पैसे देने होंगे, क्योंकि अगर भी शेयर के पैसे नहीं दिए, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, और आर्टिकल्स में ये भी लिखा होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है जो बनने जा रहे हैं। जैसे ही आर्टिकल रजिस्टर हुआ, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑटोमेटिकली बन गए। अच्छा, फर्स्ट जब कोई चीज खोरी होती है ना, थोड़ी सी डिफरेंट होती है सब्सिक्वेंट से। जैसे बाद में जब कोई शेयर होल्डर बनता है ना, तो रूल क्या है कि भाई पहले पैसे लेके आओ, बाद में शेयर मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम रूल क्या होता है कि जैसे ही मेमोरेंडम रजिस्टर हुआ, सब्सक्राइबर इनिशियल होल्डर ऑफ शेयर बन गए। अब उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर पैसे जमा करवाने हैं, यानी शेयर होल्डर पहले बन गए, पैसे बाद। फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत लॉ ने गुंजाइश रखी है। इसी तरह बाद में जो डायरेक्टर्स होंगे उन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं मेंबर्स। लेकिन जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं ये सब्सक्राइबर्स डिसाइड करते हैं। आर्टिकल्स में नाम आता है। और ये कब अपॉइंट होते हैं? ये एजीएम वगैरह में अपॉइंट नहीं होते। जैसे ही आर्टिकल रजिस्टर हुए, समझ लीजिए इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। क्लियर?
जी इनके अलावा भी किसी ने डायरेक्टर बना, बिल्कुल बन सकता है, बाद में मजीद ऐड हो सकते हैं। एक दफा 10 बंदे डायरेक्टर बन गए, बाद में 10 के 9 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 10 के 11 हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन किस तरीके से होंगे वो अल्लाह ने तरीका लिखा हुआ है, उसके मुताबिक होंगे। मुझे बताइए यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नाम कैसे रिजर्व होगा, हमने कहा कंपनी रजिस्टर करवाने इसके स्टेप्स या कंडीशंस क्या होंगी, हमने पढ़ा कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए यहां तक। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो इन कॉर्पोरेशन से पहले शेयर इश्यू करके लोगों से पैसे ले सकती है ताकि खर्चे पूरे हो सके? नहीं नहीं, लोग कहेंगे भाई शेयर किसके, कंपनी के होते हैं। लॉजिकली सोचें, किसका, कंपनी तो है ही नहीं, शाबाश, तो उसके शेयर कैसे हो सकते हैं? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 100% शेयर्स किसी के पास नहीं, सब्सक्राइबर को उतने शेयर अलॉट होंगे जितने मेमोरेंडम आर्टिकल्स में उन्होंने लिखा होता है, वादा किया होता है। हो सकता है कंपनी के टोटल शेयर 10 लाख हो और मेंबर्स ने कहा हो कि सर मिल मिला के हम 1 लाख शेयर खरीदेंगे, 10,000 ये, 20,000 ये, 30,000 ये, और इस तरीके से। तो जितने उन्होंने एग्री किए होते उतने अलॉट होंगे उनको। हाँ, बाकी शेयर होल्ड कर लिए जाएंगे, वो जब जरूरत पड़ेगी तब इशू किए जाएंगे। वो जनरल पब्लिक को भी किए जा सकते हैं, वो आपस में भी मजीद बाय कर सकते हैं। क्लियर हो गई जी? क्या ऐसी कोई कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में काम करना चाहती है, क्या उसे एससीसीपी के पास रजिस्टर होना लाजमी है? इसका जवाब है डिपेंड करता है किस लेवल में बिजनेस करना चाहती है। ठीक है, वो रजिस्टर हुए बगैर भी बिजनेस कर सकती है, लिमिटेड एक्सटेंट तक रजिस्टर हुए बगैर भी कर सकती है। जी जी, शेयर होल्डर्स के पास वो उन्होंने जो स्टार्ट में पहले मतलब दे दिए थे, जब आप बता रहे थे कि पहले 1 शेयर 1 शेयर 2, हाँ वोट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने कहा कि उन्होंने शेयर होल्डर्स से कहा डायरेक्टर्स ने कि मतलब और मजीद शेयर कैपिटल रिक्वायर है, तो उसके लिए उनको मजीद शेयर देने होंगे या मतलब वो उनसे किस टेक्स्ट में? हाँ सुन ले, एक कंपनी, आपको एक बात पता है कि वैसे कहीं पे कानूनी तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी जगह घर हो ना और उसने बेचना हो, वो पहले अपने हमसायों से पूछता है क्या पहला हक आपका, बताइए आपने घर खरीदना तो नहीं है। वो कहे नहीं, तो फिर बाहर किसी और से बात चलाई जाती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनिशियल शेयर होल्डर है, जैसे 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर उन्होंने बाय कर लिए, फर्ज कीजिए उसके बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, डायरेक्टर सबसे पहले किससे कहे, क्या फौरन जनरल पब्लिक से कहेंगे भैया पैसे लेके आओ, कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेंगे कि इनका राइट पहले है, इन्होंने पहले कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, दूसरी दफा भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो इनका राइट पहले है, इनसे पूछ लिया जाए। अगर ये विलिंग हो शेयर इशू कर तो फिर शेयर इनको इशू किए जाएंगे। अगर ये कहते हैं नहीं सर हमारे पास और पैसे नहीं है, तो फिर बाहर के लोगों से कहा जाएगा कि सर आप शेयर खरीद लीजिए। तो ये बेसिकली इनका एक राइट है, क्या कि जब कभी सब्सिक्वेंटली शेयर इशू किए जाए पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लिया जाए सर आप इन शेयर्स को खरीदते हैं, अगर वो कहे यस खरीदते हैं तो पहला राइट इनका, इनको शेयर इशू किए जाएंगे, बाद में दूसरों को शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे। इसको नाम का, इस राइट को एक खास नाम दिया जाता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब है जब कभी शेयर सब्सिक्वेंटली इशू करेंगे तो पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है। हाँ, राइट्स वेरी कौन कर सकता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अभी नहीं मैंने आपको बताना, ये रेलिवेंट टॉपिक जी। हाँ, ये रेजोल्यूशन कहाँ पास होगी, बोर्ड मीटिंग में होगी या जनरल मीटिंग में होगी? जनरल मीटिंग होगी तो कौन सी होगी? रेजोल्यूशन पास होगी तो ऑर्डनरी होगी या स्पेशल होगी? ये अभी नहीं बातें बतानी, ना ना ना, सारा लाभ भी थोड़ी बढ़ा देना है, तो अगले लेक्चर में क्या करूंगा मैं? ना ना भाई, हर लेक्चर के पैसे मिलते हैं, ऐसे ना करे, सारी चीजें आज ही तो ना पूछे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्या
प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के लिए किए जाएं लेकिन कंपनी के पैदा होने से पहले, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले। फर्ज कीजिए प्रमोशन स्टेज पे जाए, प्रमोटर गए लॉयर के पास। अच्छा देखिए, लॉयर भी हेल्प करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में, लेकिन लॉयर को प्रमोटर नहीं कहते। लॉयर से कहा भैया मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल्स बनाओ, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बनाओ। वो कहेगा मैं तो 10,000 लूंगा। कहा अच्छा ठीक है देंगे जी 10,000। वादा कर लिया लॉयर के साथ। लॉयर ने कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किए, रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार ने इनकॉर्पोरेट कर लिया, डायरेक्टर्स आ गए। लॉयर गया डायरेक्टर के पास, कहने लगा भाई क्योंकि कंपनी ऑपरेट करती है थ्रू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एजेंट है। डायरेक्टर से कहा पैसे, डायरेक्टर ने कहा पैसे कैसे? उसने कहा इनकॉर्पोरेशन में मैं सारी हेल्प करता रहा हूं प्रमोटर्स की, मेंबर्स की जो घर बैठे हुए हैं, तो देख लो मेरे हाथ के बने हुए हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। इसके 10,000 रुपये अभी अदा नहीं हुए, कंपनी के खातों से पैसे 10,000 अदा करो। डायरेक्टर ने कहा हम आपको कोई पैसे अदा नहीं करेंगे। बताइए कोर्ट में केस चला गया, बताइए क्या कंपनी को वो 10,000 अदा करने पड़ेंगे कि नहीं? कंपनी को अदा नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? लॉ ये कहता है हालांकि कंपनी के लिए खर्चा हुआ, लेकिन जिस वक्त खर्चा हुआ कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो चीज उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है? और जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो लायबिलिटी किस चीज की? तो कंपनी इसमें इस एग्रीमेंट में एक पार्टी नहीं है। वो लॉयर से क्या कहेंगे, भैया कंपनी लायबल टू पे नहीं है, कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए लायबल नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब लॉयर को क्या मशवरा दिया जाएगा भला? मेंबर के पास जाओ, प्रमोटर्स के पास जाओ, उनसे पैसे लो, वो पैसे देते हैं तो ठीक है, वरना कंपनी लायबल टू पे नहीं है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया? चलिए अच्छा एक टर्म और है, प्रमोटर्स, सब्सक्राइबर और मेंबर्स में क्या फर्क है ये तो आपको समझ आ गया ना, डिफरेंट स्टेज का। अच्छा मेंबर जो है वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, शेयर होल्डर के अलावा भी हो सकते हैं। मुझे आप 2 एग्जांपल्स बताइए कि जिनमें लोग मेंबर तो होंगे कंपनी के, शेयर होल्डर नहीं होंगे। पहला लिमिटेड बाय गारंटी में अगर वो एग्री कर ले। दूसरी एग्जांपल सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस वक्त में, हालांकि अभी उन्होंने शेयर्स खरीदे नहीं होते, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में भी फर्क है, उसी तरह टर्म मेंबर और शेयर होल्डर में भी फर्क है। यहां तक क्लियर है? चलिए ये हमारा आज का कंसेप्ट था। इंशाल्लाह कल इसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लीगल लॉ के क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं है, वरना मैं आपसे कहता घर जाके खुद कर लो, ठीक है। लॉ के क्वेश्चन बाजू का थोड़ा समझने में स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर आपको अच्छे तरीके से लॉ समझ आ रहा है तो रिकमेंडेड यही है कि आप इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड में जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ के आए, देखिए आप उनको आंसर कर सकते हैं कि नहीं अपनी वैल्यूएशन के लिए। नॉर्मली स्टूडेंट को शुरू में लॉ के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती और सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है अभी तक की, ठीक है। तो टेस्ट केस की बेसिस पे असाइनमेंट दे रहा हूं आपको कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा 5, इसके एंड पे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। अटेम्प्ट करने से मुराद पढ़ के आने हैं और उनका आंसर अपने ज़हन में लेके आना है। कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।